नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना व संगठन। देखिए, वायुमंडल का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिकली चीजें जान लेते हैं कि वायुमंडल को इंग्लिश में सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये आपको पता ही है। लेकिन संरचना में हम किसका अध्ययन करेंगे? परतों का अध्ययन करेंगे। वह संगठन में हम किसका अध्ययन करेंगे? गैसों का अध्ययन करेंगे। बेसिकली आपको पहले ये याद रखना है कि संरचना में परतों का अध्ययन किया जाता है, वह संगठन में गैसों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, वायुमंडल के बारे में सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे कि इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम कि वायुमंडल किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारा अर्थ सरफेस है। पृथ्वी का धरातल। अब पहले हम वायुमंडल से स्टार्ट करते हैं कि वायुमंडल शब्द के ऊपर, जैसे वायु मतलब हवा, मंडल मतलब आवरण, कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वायुमंडल हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसमें हम तीन चीजों को शामिल करते हैं, जिसमें फर्स्ट आती है हमारी गैसें, सेकंड है हमारा जलवाष्प और थर्ड है हमारा एरोसॉल। गैसें, जलवाष्प व एरोसॉल से मिलकर हमारा वायुमंडल बना हुआ होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब गैसों में आपको पता ही है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये अन्य प्रकार की गैसें आती है, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन। और जलवाष्प में हम किसको शामिल करते हैं? आर्द्रता को, वर्षण को, आंधी, ओलावृष्टि, हिमपात, ये सब जलवाष्प में शामिल होते हैं। और एरोसॉल किसे कहते हैं? कि वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे धूल कण को ही एरोसॉल के नाम से जाना जाता है। कि बारीक बारीक जो महीन महीन कण होते हैं वह हवा में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। उनको हमने एरोसॉल का नाम दिया है। तो इतना आपका क्लियर। अब हम बात करते हैं, पहले संगठन से हम स्टार्ट करेंगे कि संगठन में हम किन किन गैसों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एग्जाम में जो इंपोर्टेंट गैसों के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार क्रम वाइज पूछ लेते हैं कि आप क्रमबद्ध लगाइए, फर्स्ट नंबर पे कौन सी गैस है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पहले संगठन से कि वायुमंडल के संगठन में हम किन किन गैसों को शामिल करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, जिसका फॉर्मूला क्या है? N2। 78.08% सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। फिर सेकंड पे आती है आपकी ऑक्सीजन गैस। फॉर्मूला O2। कितने परसेंट पाई जाती है ये? 20.94%, लगभग 21%। फिर थर्ड पे आती है आपकी ऑर्गन। फॉर्मूला है इसका AR, 0.93%। फोर्थ पे आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कितने परसेंट है ये? इसका फॉर्मूला क्या है? CO2, 0.03%। वह अन्य, ये सबसे मात्रा में, जो इसका क्रम आपको याद रखना है कि फर्स्ट पे आपकी नाइट्रोजन आती है, फिर ऑक्सीजन, ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सबसे अधिक अगर पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में 99% कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो आपको इन दोनों का नाम लेना है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। ये 99% सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है आपकी? आर्गन। 0.93% मात्रा में यह पाई जाती है। फिर इसके बाद आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड
0.03%। अब जो 1% अन्य गैसें हैं वो जो कौन से रह जाती हैं, जिसमें आती है आपकी जिनॉन, नियोन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, हीलियम। ये 1% जो अन्य गैसें बच जाती है वह पाई जाती है। अब आपको ये गैसों का क्रम जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यह क्रम जरूर पूछ लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसके परसेंट भी आपको याद रखने हैं। 78.08%, 20.94% ऑक्सीजन का, 0.93% ऑर्गन, CO2 0.03%। ये आपको इसके परसेंट याद रखने हैं। और हम इसको एक बार पाई चार्ट से भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे अधिक गैस कौन सी पाई गई हमारी, 78% है हमारी नाइट्रोजन। फिर इसके बाद में 21% कौन सी है हमारी, ऑक्सीजन। वह जो 1% बच जाती है वह है हमारी अन्य गैसें। ये आपको याद रखना है कि सबसे अधिक 78% व 99% यदि पूछता है तो आपको दोनों गैसें ही शामिल करनी है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों ही शामिल होंगी। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे कि यह जो गैसें हैं संगठन में, नाइट्रोजन गैस के बारे में पहले हम समझते हैं। पहली गैस कौन सी है हमारी, नाइट्रोजन। अब हम इसके आपको पॉइंट्स सुनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की हम इसकी विशेषता जानते हैं। देखिए जो नाइट्रोजन गैस है, सबसे पहले हम जानते हैं यह वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक 78.08% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस जल्दी से तीव्रता से लगती हुई आग को बुझाने का काम करती है। थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस जब नाइट्रस ऑक्साइड में बदलती है तब वह जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। फिर अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन से जो पेड़ पौधे हैं वह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है वह नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है, और मिट्टी में मिलाने का काम करेगा फिर नाइट्रोजन से पोषक तत्वों का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें बना सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है आपकी रंगमंच पर भी उपयोग की जाती है। कैसे कि आपने जैसे देखा होगा कि स्टेज पर कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो वहां पर फॉग जैसा धुआं वगैरह छोड़ा जाता है, तो वह आपकी नाइट्रोजन गैस ही होती है। ये आपको नाइट्रोजन गैस के बारे में कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है। अब सेकंड नंबर पे आती है हमारी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हमारी वायुमंडल में 20.94% या फिर 21% आपको याद रखना है, 21% पाई जाती है। अब देखिए ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। आपको थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में मैं बताना भूल गई थी कि नाइट्रोजन गैस की खोज भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। नाइट्रोजन गैस की खोज की थी 1772 में, 1772 में, जिसे मैफिटिक एयर के नाम से भी जाना जाता है। मैफिटिक एयर, ये भी आपको याद रखना है नाइट्रोजन के बारे में। अब बात वापस ऑक्सीजन वाली गैस पे आ जाइए आप, कि ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है जो हमारी पृथ्वी पर प्राणी जगत के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, जिससे हमारा पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसकी मात्रा आपको याद रखना, 20.94%, लगभग 21% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन गैस आग लगाने का काम करती है। जो आग लगती है वह ऑक्सीजन गैस के कारण ही लगती है। तो आपको ये पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। सेकंड आपकी आती है CO2 गैस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 के बारे में हम याद रखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
ये वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? 0.03%। अब कार्बन डाइऑक्साइड की खोज कब हुई थी? 1752 में कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापीकरण में बहुत अधिक जिम्मेदार गैस है। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहां से कि वैश्विक तापीकरण में जिम्मेदार गैस CO2 गैस है, जिसमें वैश्विक तापीकरण को लेकर के एक सम्मेलन भी हुआ था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। कब हुआ था ये? 1997 में। क्योटो कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है जो जापान में हुआ था 1997 में, जिसमें कहा गया था कि CO2 की जो CO2 गैस है उसमें थोड़ी सी कमी की जाए, उसको उपयोग करने में कमी की जाए, जिससे वैश्विक तापीकरण का खतरा कम किया जा सके। ये था CO2 के बारे में। अब अगली गैस है हमारी ओजोन गैस के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है हमारी ओजोन गैस। देखिए ओजोन गैस क्या काम करती है कि हमारी पृथ्वी पर यह एक रक्षा कवच के रूप में विद्यमान है। ओजोन गैस क्योंकि हमारे जो वायुमंडल से, अंतरिक्ष से, सूर्य की किरणों में, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेस बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें, इनसे हमारी रक्षा करती है। ओजोन लेयर, ओजोन गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है हमारी पृथ्वी पर, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ये एक जीवन रक्षक का कार्य करती है ओजोन गैस। अब हम पढ़ेंगे, अब जो अन्य गैसें रह गई थी वो कौन सी थी? आपको 1% में जो गैसें रह गई थी वो भी आपको याद रखना है, जिसमें नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, अन्य गैसें रह गई थी। अब इस संगठन के बारे में हमने गैसों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे संरचना के बारे में। देखिए वायुमंडल की संरचना में हम पढ़ेंगे प्रमुख लेयर्स के बारे में, कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो 5 भागों में इन लेयर्स को बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी शोभ मंडल, फिर आती है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर आता है आपका बहिर्मंडल। अब शोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर। अब हम पहले बात करेंगे अपने शोभ मंडल की। देखिए पृथ्वी की सबसे निचली परत को शोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। शोभ मंडल की आपको ऊंचाई याद रखनी है कि भूमध्य रेखा पर शोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर पाई जाती है, व भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में शोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। वह शोभ मंडल में क्या होता है कि संपूर्ण मौसमी घटनाएं शोभ मंडल में ही घटित होती हैं। अब मौसमी घटनाएं कैसे? कि जैसे वर्षण, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी, तूफान, वह सब शोभ मंडल में ही होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको बात याद रखनी है कि शोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं इंपोर्टेंट, कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर शोभ मंडल में यदि हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, और यदि हम शोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कितना घटेगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब शोभ मंडल में ही सबसे ज्यादा गैसों का मिश्रण पाया जाता है, और भारी गैसें शोभ मंडल में ही पाई जाती है, हल्की गैसें ऊपर पाई जाती हैं। अब इसके बाद में आपका आता है समताप मंडल। समताप मंडल में नाम से स्पष्ट है समताप।
ताप कैसा रहता है, समान रहता है। और जो हमारे जेट वायुयान है वह समताप मंडल में ही उड़ते हैं। जो आपकी फ्लाइट्स वगैरह होती है वह समताप मंडल में ही उड़ती हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक हमारा समताप मंडल स्थित है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वह आपको एक बात और याद रखनी है कि जैसे ही आपकी बाउंड्री आ रही है ना, ये वाली, ये इसकी बाउंड्री, समताप मंडल व क्षोभ मंडल के मध्य जो संक्रमण मंडल है, इसको आप सीमा से ही याद रख सकते हैं कि जो सीमा विभाजित कर रही है उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, क्योंकि नाम से स्पष्ट ट्रोपोस्फीयर, तो यहाँ पे आप पॉज लगा दोगे उससे। ट्रोपोपॉज है समताप मंडल व क्षोभ मंडल के मध्य स्थित है। यह एक संक्रमण मंडल। अब ये वाली आपकी बात हो गई कि समान, ये ताप कैसा रहता है, समान रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो ओजोन लेयर होती है वह हमारे समताप मंडल में ही पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई है 15 से 35 किलोमीटर। अब ओजोन लेयर का क्या काम है कि पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। ओजोन लेयर जो हमारी पृथ्वी की रक्षक के रूप में स्थित है, पृथ्वी की छतरी के रूप में भी इसे कहा जाता है। तो ओजोन लेयर है हमारी समताप मंडल में स्थित है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब इसके बाद में बात आती है मध्य मंडल की, कि 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब मध्य मंडल में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ओजोन लेयर थी आपकी, तो पराबैंगनी किरणें क्या करती है, तापमान को बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पे ओजोन लेयर में तापमान अधिक पाया जाता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हैं जहां से टकराएंगी वहां पर तापमान बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे तापमान क्षोभ मंडल में घटेगा, समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है वहां पे वापस बढ़ेगा, फिर मध्य मंडल में वापस घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे तापमान वापस घट जाएगा, तो यहाँ पे कम से कम -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। बाकी दूर संचार जो है हमारे, वह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। मध्य मंडल के बाद में आता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है कि इसको भी अलग अलग परतों में बांटा गया है। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 से 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल में विभिन्न प्रकार की परतें हैं, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, फिर जी लेयर। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी लेते हैं कि डी लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो आयन मंडल में, डी, ई, एफ व जी। अब डी, ई, एफ, जी लेयर्स का क्या काम है कि यह दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। ई लेयर मध्यम रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। एफ लेयर जो है आपकी, यह लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। और जो जी लेयर है आपकी, वह उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर जो रेस है उनको रिफ्लेक्ट करती है। अब एक है कि अरोरा की घटना, अरोरा की घटना किस मंडल में होती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आयन मंडल में अरोरा की घटना होती है। यह भी एक प्रकार का, जैसे आपका उल्कापिंड टूटता तारा होता है, ये चमकदार घटना होती है जो आपके आयन मंडल में होती है। अरोरा की घटना भी दो प्रकार से होती है, जिसमें फर्स्ट तो है आपकी अरोरा बोरेलिस और सेकंड है आपकी अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस, ये आपको याद रखना है। जो अरोरा बोरेलिस होती है वह उत्तरी ध्रुव पर होती है, वह अरोरा ऑस्ट्रेलिस आपकी दक्षिणी ध्रुव पर होती है। अगर आपसे पूछ लेता है कि उत्तरी ध्रुव पर कौन सी घटना होती है, तो अरोरा बोरेलिस की, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस की, ये आपको याद रखना है। और कौन से मंडल में होती है, आयन मंडल में। और बहिर्मंडल में क्या होता है कि बहिर्मंडल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। संक्रमण मंडल आपको इसके याद रखने हैं, ट्रोपोस्फियर तो ट्रोपोपॉज, मेसोस्फियर तो मेसोपॉज, आपको पॉज लगा देना है सब में, मेसोपॉज, इसमें आयनोपॉज। अब जो बहिर्मंडल है आपका, इसमें जो विभिन्न प्रकार के उपग्रह होते हैं वह बहिर्मंडल में ही छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार की आपकी लेयर्स थी, आपको ऊंचाई याद रखनी है, इनकी विशेषताएं याद रखनी है, और तापमान के बारे में इसमें आपको याद रखना है। तो ये था आपका वायुमंडल का संगठन व संरचना।
आपको इसके लिए इसके नाम याद रखने हैं, सीमा याद रखनी है, वह संगठन में आपको गैसों की मात्रा व गैसों को याद रखना है। तो ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट। थैंक यू।